अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध के मुहिम को देखें, उस वक्त के सियासी मुहर्रिकात को देखना बहुत ज़रूरी है और उन सियासी हालात को जिनमें यह मुहिम सरअंजाम दी गई। देखिए, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था ये वो वक्त था कि जब उनके इराक और पर्शिया के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने सल्तनत के चारों तरफ बड़ी बड़ी जंगी मुहिम में रवाना की हुई थी। शुमाल में बाज़ंतीनी सल्तनत को एक बड़ी सेबास्टोपोलिस की जंग में शिकस्त दी गई, जिसकी बुनियाद फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व और करेंसी के हवाले से बुनियाद बनी थी। मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद हस्पानिया की फतह के लिए अंदलुसिया में दाखिल हो चुके थे। कुतैबा बिन मुस्लिम को, जो खुरासान के गवर्नर थे, वस्ती एशिया और मावरा नहर की तरफ रवाना किया जा रहा था। और उसी दौर में तकरीबन 711 ईस्वी का यह दौर बनता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया गया सिंध की तरफ। मगर इनको सिंध की तरफ भेजा क्यों गया? हमें तारीख में सिर्फ यह बताया जाता है कि राजा दाहिर ने कुछ किश्तियां लूट ली थीं और उसके जवाब में एक मुहिम को रवाना करना पड़ा। बात यहां से शुरू नहीं हुई थी, इसके पीछे एक बहुत गहरी तारीख है और आज हम उस पर बात करना चाहेंगे। देखिए, जब खिलाफत इस्लामिया ने पर्शियन एम्पायर को फतह करके उसके तमाम सूबों पर कब्जा कर लिया, तो पर्शियन एम्पायर के वो तमाम सूबे जिन पर मुसलमानों ने कब्जा किया, वो बराह रास्त सरहदें मिलती थी उनकी चीनी सल्तनत के साथ और एक तरफ हिंद के साथ। पर्शियन एम्पायर के तमाम शाही खानदान के अफराद और उनकी फौजों के भी कुछ एलिमेंट्स वो चीन चले गए थे, चीन से मदद लेने के लिए। और हिंदुस्तान के राजे भी मुसलमानों के खिलाफ पर्शियन एम्पायर की दरपर्दा मदद कर रहे थे। इसके अलावा जो मुमलकत इस्लामिया के अंदर बगावतें बर्पा हो रही थीं, खारजियों का फितना अभी भी अपनी जगह पर मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ को खुरासान में खारजियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां करनी पड़ी और खारजियों की भी एक बड़ी तादाद हिंद से मदद लेने के लिए मुसलसल मकरान, बलोचिस्तान और हिंद की तरफ सफर किया करती थी। मुसलमान सल्तनत मशरिक में पूरी पर्शियन एम्पायर पर काबिज हो चुकी थी। शुमाल में बाज़ंतीनी एम्पायर के साथ उसका तसादुम था और इराक तक तमाम सरहदें मुसलमानों के पास थी। जो आज का टर्की है वो सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत के पास बाकी रह गया था। अफ्रीका मुसलमानों के पास आ रहा था। शुमाली अफ्रीका के बाद हम स्पेन में दाखिल हो चुके थे। जुनूब में समुंदर था और अरबों के इस्लाम लाने से पहले भी तिजारती काफिले और राब्ते बहरी जहाज सिलोन, मालदीव और हत्ता के फार ईस्ट में इंडोनेशिया तक जाया करते थे और चीन से भी मुसलमान अरबों की तिजारत थी। इस्लाम लाने के बाद ये तिजारत का रास्ता तो कायम रहा, साथ तबलीग का पहलू भी शामिल हो गया और मुसलमान कसीर तादाद में बहरी जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करके सिलोन, मालदीव और हत्ता के चीन की जुनूबी बंदरगाह कैंटोन तक भी मुसलमानों के तिजारती काफिले और तबलीगी काफिले जाया करते थे। तमाम दुनिया की कौमें अपने समुद्री रास्तों की हिफाजत करती हैं। आज के दौर में भी जब हम अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो उसके अंदर सबसे अहम एक नुक्ता यह भी है कि आलमी तिजारत के आबी रास्तों की हिफाजत की जाए। वो तमाम आबी रास्ते, चाहे वो सुएज हो, जिब्राल्टर हो, बास्फोरस हो, सुएज या मलाका स्ट्रेट्स हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो आज के दौर में भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अमेरिका जो पूरी दुनिया में फोर्स रिपोजिशनिंग कर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह इन आबी रास्तों पर कंट्रोल भी है। ये आज का कोई फिनोमेना नहीं है। हजारों साल से जो भी तहजीब इस पूरे इलाकों में अपना कब्जा या कंट्रोल करना चाहती है, उसके लिए सबसे पहले अहम नुक्ता यह होता है कि उस तमाम इलाकों के आबी रास्तों पर अपना कब्जा और तसल्लुत कायम करे। यह कुदरती बात थी कि जब मुसलमानों ने जजीरे नुमा अरब पर कब्जा किया, अफ्रीका की तरफ बढ़े, बाज़ंतीनी एम्पायर से टकराए और पर्शिया पर कब्जा कर लिया, तो चौथी उनकी तवज्जो अपने जुनूब में आबी रास्तों की तरफ होनी चाहिए थी। इस वक्त कैफियत यह थी कि सिल्क रूट, जो पुरानी शाहराह रेशम थी जो चीन से निकलती थी, उसके दो रास्ते बड़े थे जहां से ये तिजारत की जाती थी। एक रास्ता वो था जो समरकंद और बुखारा के जरिए होता हुआ पर्शियन एम्पायर में दाखिल होता और फिर यहां से होता हुआ बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ चला जाता था। दूसरा रास्ता इंडिया में दाखिल होता था दरियाए सिंध के साथ साथ, और नीचे दरियाए सिंध के पास जहां समुंदर से ये मिलता था, वहां पे आबी बंदरगाहें थी जहां से बाज़ंतीनी सल्तनत के और दुनिया के दूसरे इलाकों से बहरी जहाज आके सामान उठाया करते थे। मुसलमानों की एक ख्वाहिश यह भी थी कि जब उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत को बहिरा रोम में मुक़ीद कर दिया था, तो ये आबी और तिजारती रास्ते जो पूरी दुनिया की शहरग थे, जो सिल्क रूट से और चाइना से लेकर मगरिब तक एक बीच की ट्रेडिंग कॉरिडोर था, इस पर भी मुसलमानों का तसल्लुत हो जाए।
اور ظاہر ہے اس وقت تک مسلمانوں نے اپنی تجارتی آؤٹ پوسٹ، اپنی ٹریڈنگ پوسٹ جو تھی انڈیا کے جنوب میں، سیلون میں، مالدیو اور چائنا میں بنا لی تھی، مگر ابھی تک پوری طرح مسلمانوں کو سلک روٹ کی ٹریڈ پر کنٹرول حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جنوبی ہند یا سندھ کے وہ علاقے جن پر آج پاکستان قائم ہے، طوائف الملوکی کا دور تھا۔ چھوٹے چھوٹے راجے اور مہاراجے تھے، بنیادی طور پر وہ بحری قزاق تھے، پائرٹس تھے، اور وہاں پر کوئی ایسا مضبوط حکمران نہیں تھا جو ہند کے ان تمام علاقوں کو متحد کر کے ایک یونیفائڈ بڑی سلطنت بنا سکتا۔ طوائف الملوکی اور بیراروی کی وجہ سے قزاقیوں نے وہ تمام آبی راستے جہاں سے مسلمانوں کے تجارتی جہاز جایا کرتے تھے ان کے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کی مہم کو بھیجنے سے پہلے بھی حجاج بن یوسف 2 مہم میں بھیج چکے تھے سندھ کی طرف، جن کا مقصد جیسے ہم نے عرض کیا، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پرشین امپائر کے بچے کچھ ایلیمنٹس کے جو سندھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، خارجیوں اور لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے والے مملکت میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کو روکا جا سکے، اور پھر ان بحری قزاقوں کا ان سے نپٹا جا سکے کہ جو مسلمانوں کے بحری تجارتی راستوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے لیے تمام مسلمان سلطنت سے پہلے امداد لی گئی تھی۔ عمان کے جو مسلمان والی تھے انہوں نے بھی اس کیمپین میں حصہ لیا، مکران میں بھی مسلمانوں کی سلطنت تھی، مگر وہ دونوں کیمپینز کامیاب نہیں ہو سکی۔